जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकाई 8 जो हम लोग पढ़ रहे थे नाटक, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं, आज हम लोग उसका तीसरा या चौथा नाटक हमारी होने वाली है। हमने अभी तक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त 3 नाटक देख चुके हैं। आज हम लोग ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के नाटक को देखेंगे। हमने आपको जैसे कि पीवाईक्यू की क्लास में भी बताया था, अगर जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक लगे हुए हैं, एक और उसके आकाशदीप कहानी लगी है, तो यह कभी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से आपको जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं, वो कहानी, उपन्यास, नाटक जो भी हो, आपको सभी याद रहना चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि अक्सर यहाँ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चलिए, समय को ना विलंब करते हुए क्लास हम प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो MISSION मिशन स्पेस कैपिटल में JRF फिर 2025 ये मेरा चैनल और ग्रुप का भी नाम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये आपको वहाँ लोगो मिलेगा मिशन JRF करके और AAG करके मिला होगा, तो वहाँ आपको ये लोगो भी मिल जाएगा। और ये मेरा ग्रुप का नाम है, जहाँ समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज होता है, और साथ ही साथ क्यूज के सभी प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से MCQ और PYQ रहते हैं। आज हम लोग ध्रुव स्वामी देखने वाले हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। जब आप ध्रुव स्वामी नाटक पढ़ने से पहले आप किताब का प्रथम पृष्ठ देखेंगे, पहला ऊपर का भाग, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद ये हमारा, हमने आपको जैसे कहा, मिशन जेआरएफ 2025 करके मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप वहाँ से नहीं जुड़ पाते तो ये हमारा लिंक है, यहाँ तक लिंक है, आप लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में भारतीय भंडार काशी से हुआ था। देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ दिए जाएंगे, मिलान करने दे दिए जाएंगे प्रकाशन वर्ष। जैसे चंद्रगुप्त नाटक दे देंगे, ध्रुव स्वामी दे देंगे, और एक घूंट दे देंगे, और जो भी जयशंकर प्रसाद का 4-5 नाटक उसमें मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ देंगे। तो प्रश्न इसलिए प्रकाशन वर्ष सही याद रखिएगा। और यह प्रसाद जी के अंतिम में प्रौढ़ नाटक है, पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद के प्रौढ़ नाटक कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद के प्रौढ़ नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामी है, जिसका कथा स्रोत, कथा कहाँ से लेके, विशाख दत्त की एक रचना है चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम, वहीं से लिया गया है। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र में चंद्रगुप्त नायक है, ध्रुव स्वामी नायिका है, रामगुप्त राजा है और वो चंद्रगुप्त के बड़े भाई भी हैं। शिखर स्वामी आमत्य है, शिखर स्वामी कौन, आमत्य है। मंदाकिनी अनुगत है, सकराज शत्रु है, कोमा सकराज की पत्नी है, मिहिरदेव कोमा के पिता है, कुबड़ा बोना हिजड़ा, प्रतिहारी खड्गधारणी, पुरोहित, खिंगल, सामंत कुमार आदि ये सब महत्वपूर्ण पात्र हैं। गुप्त वंश के शासनकाल पर आधारित ध्रुव स्वामी नाटक रंगमंच अभिनेता, संकलन एवं वस्तु योजना की दृष्टि से एक सफल नाटक है। कौन कौन सी दृष्टि से, तो नाटक रंगमंच अभिनेता, संकलन एवं वस्तु योजना की दृष्टि से एक सफल नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रसाद जी ने नारी जीवन की समस्या को बखूबी चित्रित किया है। अब देखिए, आपको यहाँ दे देगा, पॉइंट दे देगा, नारी समस्या किसमें दिया गया है, राष्ट्र प्रेमी नाटक कौन सा है, राष्ट्र समर्थक नाटक, ऐसे करके 3-4 दे देगा, और इधर नाटक का नाम दे देगा, मिलान करने दे दिया जाएगा। तो आप लोग उसमें याद रखिएगा, ध्रुव स्वामी नाटक कैसे है, वो एक नारी समस्या नाटक है या समस्या प्रधान नाटक है, ये भी आप याद रखिएगा। ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामी, इसकी नायिका कौन है, ध्रुव स्वामी है। यह पहले रामगुप्त की पत्नी रहती है, जो बाद में चंद्रगुप्त की अर्धांगिनी बन जाती है। उपन्यास में सम्राट समुद्रगुप्त अपने ज्येष्ठ पुत्र जो उसका रहता है, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र होता है, रामगुप्त के बजाय कनिष्ठ पुत्र यानी कि छोटे पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी मनोनीत करते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त में कोई विशेष गुण होगा, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी चंद्रगुप्त को माना जाता है। जबकि साम्राज्य का जो नियम कानून होता है, हिंदू धर्म की व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही साम्राज्य मिलता है, जबकि उसको ना चुन करके यहाँ चंद्रगुप्त को चुना, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कमी है, इसलिए इसको क्लीव करके संबोधित किया गया है इस नाटक में। समुद्रगुप्त की मृत्यु होते ही ज्येष्ठ पुत्र की
पुत्र ही उत्तराधिकारी होना चाहिए, यह सिद्धांत पर षड्यंत्र के तहत अमात्य शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कि शिखर स्वामी के इस षड्यंत्र की वजह से जो है रामगुप्त को बैठाया गया, जबकि सम्राट जो समुद्रगुप्त थे वह चंद्रगुप्त को चुने थे। रामगुप्त गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी का, यानी कि यह जो है समुद्रगुप्त जो है वह एक जगह युद्ध जीते थे और उसने युद्ध के बाद जो संधि हुआ था उसके तहत उसकी पुत्री जो थी ध्रुव स्वामी, उसका विवाह उत्तराधिकारी जो होंगे उसी पे विवाह कराया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जबरदस्ती गद्दे पर रणनीति लगा करके षड्यंत्र के तहत रामगुप्त जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो गद्दी पर बैठ गए थे और बलपूर्वक जो है ध्रुव स्वामी से राक्षस विवाह कर लिया था। देख लीजिएगा, इसमें राक्षस विवाह का भी वर्णन किया गया है। विलासी मदिरोन्मत्त विलासी थे, यानी भोग विलास में संलिप्त थे, मदिरा में हमेशा डूबे रहते थे रामगुप्त। ध्रुव स्वामी का प्यार पाने और उनके मन की भावना, उनके मन की जो मन में उनका क्या चला, इस भावना को जानने के लिए स्त्री गुप्तचर नियुक्त करता है। स्त्री गुप्तचर को नियुक्त, जो खड्गधारणी नाटक शुरू होते ही जो मुख रहती है वही उसका रामगुप्त का गुप्तचर रहती है। सकराज गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर किला सहित पहाड़ों की घाटियों पर रामगुप्त को भी घेर लेता है। होता यह है कि जब नाटक पढ़ेंगे हम उस चीज़ को देखेंगे कि रामगुप्त जो अय्यासी विलासी राजा है, अब वो किसी पहाड़ी के बीच अपना एक तंबू वगैरह लगा के जो भी रहता है अपना लगा करके वहाँ अपना एंजॉय कर रहा होता है। उसी समय सकराज जो आता है और राजमहल और उस पंडाल के बीच में जो है वो रास्ते को कट कर देता है और बीच में अपनी सेना स्थापित करके और पूरे तरह किला सहित उसको घेर लेता है। यानी सकराज रामगुप्त के पास संधि का प्रस्ताव भेजता है, जिसमें ध्रुव स्वामी को उपहार के रूप में मांगता है कि ध्रुव स्वामी को आप मुझे उपहार के रूप में दे, साथ में अपने सभी सामंतों की पत्नियों को भी भेज दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामंत है वह उसके साथ अपना मस्ती करेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रधान पात्र स्वयं ध्रुव स्वामी है। इसका प्रधान पात्र कौन है? ध्रुव स्वामी है, तो नायक भी ध्रुव स्वामी ही होना चाहिए। सारे कार्य व्यापार का मूल में यही तथा फल की भोक्ता भी यही है। कौन है? ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी के पिता ने गुप्त वंश की वधु बनाने के लिए उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त को, याद के बाद स्पष्ट किया, चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी सुपुर्द किया था। कोमा आचार्य मिहिरदेव की धर्म कन्या है। कोमा जो है वह क्या है? आचार्य मिहिरदेव की क्या है? धर्म कन्या है। सदृश अगर देखा जाए तो उसकी शिष्या भी है वो, और सकराज की वाग्दत्ता पत्नी है। कोमा क्या है? सकराज का वाग्दत्ता पत्नी है। कोमा सात्विक, उत्तम, करुणा की प्रतिमूर्ति, दार्शनिक एवं भावुक नारी है, किंतु वह अपने आप को सौभाग्यशालिनी नहीं मानती, क्योंकि उसके हृदय में अतृप्त भावनाओं के प्रबलतम ज्वार है। मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। मंदाकिनी क्या? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। यह सात्विक, करुणामयी, संवेदनशील, वीरांगना, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवक्ता, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धालु, सर्वगुण संपन्न एक आदर्श नारी है। ध्रुव स्वामी के विषय में विद्वानों का क्या मत है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आचार्य नंदोली वाजपेयी क्या कहते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक में समस्या है अवश्य, किंतु यह नाटक समस्या नाटक नहीं है। तो समस्या नाटक होते हुए भी किन्होंने समस्या नाटक नहीं माना है? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने। जबकि जगन्नाथ शर्मा क्या कहते हैं? भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार इस नाटक के दो फल हैं, एक राक्षस विवाह में मोक्ष और महादेवी पद की सच्ची संप्राप्ति। यानी कि राक्षस विवाह जो जबरदस्ती रामगुप्त ध्रुव स्वामी से कर लेते हैं, उससे उनको मुक्ति कैसे मिलती है, इस चीज का इसमें वर्णन किया गया। और महादेवी महारानी को जो सच्चा सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए, उसकी महारानी का पद जो वास्तविक में मिलना चाहिए, उसका सब कुछ जो अधिकार होना चाहिए, वह चीज इसमें वर्णन किया गया है। ध्रुव स्वामी, अब जब ध्रुव स्वामी पढ़ने लगेंगे तो आपको प्रस्तावना के रूप में वहां सूचना देखने को मिलेगा। सूचना से यह जो 2-3 बात ली गई है। सूचना में क्या लिखा है? विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त, एक जगह देखे हैं आपको देवी चंद्रगुप्तम दिखा, चंद्रगुप्तम आपको देखने को मिला था, लेकिन यहाँ जो पुस्तक में जो लिखा हुआ चंद्रगुप्त लिखा हुआ, देवी चंद्रगुप्त।
तो आप लोग इस दोनों बात को ध्यान में रखेंगे, लेकिन वास्तविक में देवी चंद्रगुप्त ही होना चाहिए, गुप्तम वहाँ गलत दिया हुआ है। नाटक के कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण से सन 1923 में ऐतिहासिक पत्रिका में उद्धृत हुआ। तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आई, उनसे इतिहास के विद्वानों में अच्छी हलचल मच गई। तो विशाख दत्त द्वारा जो रचित पुस्तक थी, देवी चंद्रगुप्त नाटक के रूप में थी, जिसका कुछ अंश जो है श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण में सन 1923 पत्रिकाओं में उद्धृत हुआ था, छपा था, जिससे लोगों के उसके विषय में पढ़ करके एक अद्भुत लगा था, आश्चर्य लगा था, और उनको जानने के लिए दिलचस्पी जग गई, जिसके कारण विद्वानों में एक हड़कंप मच गया था, और उसी को प्रेरणा लेकर के इन्होंने जो है ध्रुव स्वामी नाटक लिखा है। विशाख दत्त को तो श्री जायसवाल ने चंद्रगुप्त की सभा राजकवि और देवी चंद्रगुप्त को जीवन चरित्र नाटक भी माना है। विशाख दत्त को तो श्री जायसवाल ने चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि, चंद्रगुप्त सभा का राजकवि और देवी चंद्रगुप्तम का जीवन चरित्र नाटक भी माना है। विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम, देखिए विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम कहाँ से लिया? विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम लिया है, किंतु मुझे, यह जयशंकर प्रसाद बात करें कि विशाख में ध्रुव देवी नाम लिया है, किंतु मुझे ध्रुव स्वामी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में, राजशेखर याद, राजशेखर किसकी रचना आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राजशेखर के मुक्तक में आया है, स्त्री जनयोचित सुंदर आदर सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने उसी का व्यवहार किया है। यह नाटक जो कुल 3 अंकों में है, इसमें कोई दृश्य वृश्य नहीं दिया हुआ, सिर्फ न अंक दिए हुए, तो 3 अंक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कितने अंक दिए हुए हैं? तो कुल 3 अंक दिया गया है, इसमें कुल 3 अंक हैं। प्रथम अंक अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में आप लोग को दे दिया था, मिशन JRF 2025 करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, अगर आप वहां से जुड़ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो इस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, या तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, है पहला अंक में क्या है? शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है, शिविर के कोने से ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है। पीछे एक लंबी और क्रूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती हैं। ध्रुव स्वामी सामने पर्वत की ओर देखकर कहती हैं, क्या कहती हैं? यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम दासियों से भी वही मिलेगा? यह बात जो वो खड्गधारणी जो है गुप्तचर रामगुप्त के द्वारा नियुक्त किया गया, उन्हीं को यह कहती हैं। खड्गधारणी संशय चारों ओर देख लेती हैं, फिर कहती हैं, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। यह देखिए काफी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि प्रत्येक स्थान बोलने और सुनने के देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं, मुझे अपना दासी समझिए। ध्रुव स्वामी, मुझ पर राजा कितना अनुग्रह है, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। खड्गधारणी नमस्कार करके, यह बात जब ध्रुव स्वामी कहती हैं तो वह नमस्कार करके वह चली जाती हैं। जब चली जाती हैं तो प्रतिहारी जो होते हैं उनका प्रवेश होता है। 1 मिनट आप लोग जरा सा रुकेंगे। कोई चीज इसमें मिसिंग हो गया। मिसिंग ये हो गया है कि हम जो पात्र वाला रखे हुए थे, पात्र वाला जो है वो नीचे चला गया होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक में जो पात्र दिए हुए हैं उसको हमने रखा है। चलिए कोई बात नहीं, पुस्तक के जो पात्र दिए हैं वो कहीं चले गए होंगे। तो वो क्या कहती हैं कि प्रत्येक स्थान बोलने और सुनने योग्य नहीं होता। खड्गधारणी फिर नमस्कार करके चली जाती हैं, प्रतिहारी का प्रवेश करके घबराहट से इधर प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आया है क्या? भट्टारक इधर आया है क्या? ध्रुव स्वामी कहती हैं, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। क्या कहती हैं वो? होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है।
कोई बात नहीं। होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान हो जाता। उदास के साथ क्या होता? ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान हो जाता। दूसरी ओर से खड़गधारनी पुनः प्रवेश करती है और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालते रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़गधारनी की ओर देखता। यह जो खड़गधारनी है, हमने आपको पहले भी बताया कि रामगुप्त का यह गुप्तचर है जो खड़गधारनी के रूप में किसके पास नियुक्त किया गया है? ध्रुव स्वामिनी के पास नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? इसलिए ताकि उसके मन में क्या चल रहा है इस बात को जानने के लिए। मन में कहने का तात्पर्य यह है कि क्या वो आज भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है? वह महारानी होने के बाद भी, मेरी पत्नी होने के बाद भी मुझे प्रेम करती है या नहीं करती, इस बात को जानने के लिए वह कहती है। प्रतिहारी राजा धीराज रामगुप्त से कहते हैं, राजा धीराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतर कर नीचे के गिरि पथ रोक लिया है। हम लोगों का शिविर का संबंध राजपथ से टूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरों के शासन में, आप देखिए यहाँ क्या होता, मैं आपको बता दूं घटना कि वो बिहार के लिए जाते हैं। जब बिहार के लिए वो जाते हैं, कौन? रामगुप्त, तो अपना वहाँ सारा ठाट बाट के साथ जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो महल से काफी दूर पहाड़ों के बीच में चले जाते हैं, प्रकृति के सुंदरता के गोद में वो चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, सकराज किसी रास्ते से आ करके राजमहल का पथ और वो जगह रह रहे थे उस पथ के वो बीच में अपना रास्ता का बीच में अपना अधिकार जमा लेता है, जिसके कारण उनका संबंध टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, वो चारों तरफ से रामगुप्त को घेर लेता है। लेकिन रामगुप्त को इस बात की चिंता नहीं है। रामगुप्त को इस बात की चिंता है कि खड़गधारनी क्या पता करके आई है, नहीं करनी है। महादेवी जो है ध्रुव स्वामिनी, वो कुछ में उनके मेरे मन में क्या चल रहा है वो चीज़ वो जानना चाहती हैं। तो वही कहती है, कुछ सोचकर ध्रुव स्वामिनी के विषय में, जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती हैं, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होते रहता है। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधारनी से सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्रेम करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि उससे राक्षस विवाह रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से जबरदस्ती राक्षस विवाह बलपूर्वक किया था। लेकिन जो है ध्रुव स्वामिनी वो चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगी थी, क्योंकि उनको जो लाने के लिए गया था वो कौन गया था? चंद्रगुप्त ही लाने के लिए गया हुआ था। खड़गधारनी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश होता। शिखर स्वामी महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। हमने जितना भी रेड कलर से वाक्यों को रखा वो सब काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और साथ कहीं ना कहीं PYQ में पूछा गया होता है। UGC नेट JRF में कहीं ना कहीं PYQ के रूप में पूछा गया होता है। दोनों का फिर प्रस्थान होता। मंदाकिनी संशय भाव से प्रवेश होता। मंदाकिनी चारों ओर देखकर भयानक समस्या, क्योंकि मंदाकिनी को भी ये बात पता चल जाता। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह पंक्ति पूछा भी गया। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए कि चंद्रगुप्त को यह सब समाचार मिल जाना चाहिए कि कैसे रामगुप्त वो प्रकृति के गोद में अपना मजे एंजॉय कर रहे थे, उसी बीच में सकराज आक्रमण कर दिया, हमारा साम्राज्य खतरे में। यह बात सोच रही है मंदाकिनी सोच रही है किनको बताने का? तो कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त को, अर्थात अपने भाई को बताने के लिए वो सोच रहा। और फिर वो गाने लगती है, या कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरे अस्तित्व बता रह जा। यह गीत कौन गाती है? तो मंदाकिनी गाती हैं। मंदाकिनी फिर चले जाती हैं। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, पीछे एक परिचारिका आती हैं। पीछे से कौन होती है? परिचारिका आती हैं। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी हूं ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से चंद्रगुप्त को यहां बुला सकती हो? परिचारिका, क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रख कर चली जाती हैं। एक बीने का कुबड़ा, यहाँ बीने नहीं, वास्तविक यहाँ बोना होना चाहिए, बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। बोना का कुबड़ा, हिजड़े और हिजड़े का एक प्रवेश।
इसी कुबड़े बोना हिजड़े का नाटक से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी बनने अर्थात स्त्री बनने का निश्चय करता है। दूसरी ओर से युवती दासी के कंचे के सहारे लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। दूसरी ओर से क्या होता है कि रामगुप्त आता है, लेकिन साथ में दो दासी का सहारा लेकर वो आता है और उसके कहीं ना कहीं ग्लास में दारू मदिरा भरा रहता है। ध्रुव स्वामी उसको देख के कहते हैं, स्वागत महाराज। बोना, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बनना है। वह क्या कहता है, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी, वह हिजड़े को कहता है, क्या कहता है, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बना बैठा है। क्या होता है कि जब हिजड़ा, बोना और कुबड़ा रहता है, वह तीनों नाटक चल रहा होता है। ध्रुव स्वामी वहाँ रहती हैं तो उन लोग का प्रवेश होकर वो लोग नाटक करने लगता है। तो नाटक करते समय ही क्या होता है, जो हिजड़ा रहता है वो स्त्री के रूप धारण की हुई रहती हैं और वो बार बार उसको बोना कहते रहता है, तुम पुरुष होकर भी मर्द का रूप धारण की हुई है, जबकि वह अर्धनारीश्वर है। तो उसी को वह देख कर क्या बोलता है, तो रामगुप्त ठठाक से उनकी बातें सुन करके, हिजड़ा की बात, बोना की बातें सुन के हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि ध्रुव स्वामी को इस बात की जानकारी मिल चुकी होती है कि राजपथ में सकराज के द्वारा आक्रमण हो चुका, हम लोग का जीवन अब खतरे में है। निकलो, अभी निकलो यहाँ। ऐसे निर्लजता का नाटक में नहीं देखना चाहती, ऐसे निर्लजता का नाटक में नहीं देखना चाहती हैं। और क्या होता है, शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत से करने पर वे भाग जाते हैं। क्या होता है, वो क्रोध होकर के रामगुप्त जब हंसता है तो ध्रुव स्वामी को बहुत क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो शिखर स्वामी की ओर से क्रोध से देखते हैं ध्रुव स्वामी, तो शिखर स्वामी के इशारा होने के बाद हिजड़ा, बोना और कुबड़ा वहां से चला जाता है। शिखर स्वामी देव रामगुप्त से कहती है, देव, इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर सकराज क्या चाहता है। देखिए, यहाँ जब उसको जानकारी मिल चुका था कि सकराज आक्रमण कर चुका, तब भी उसको इस बात की चिंता नहीं है। उसको इस बात की चिंता है कि ध्रुव स्वामी के हृदय में मेरे लिए प्रेम उद्वेलित हुआ है कि नहीं। वह क्या सोचती, क्या वो अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। वह मदिरा में लिप्त रहता, दासियों के बीच हमेशा विलास भाव में मग्न रहते हैं। उनको इस बात का चिंता नहीं है कि सकराज हमारे आक्रमण करके हमारे जीवन को खतरे में डाल दिया है। जब शिखर स्वामी आता है तो वो कहती हैं कि इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूं। तब वो कहता, मैं तो भूल ही गया था वह बर्बर सकराज क्या चाहता है। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है ये, इसलिए उनका संदेश शिखर स्वामी क्षम सुनाना ही पड़ा। देखिए, एक्चुअली होता क्या कि बर्बर सकराज की तरफ से एक दूत भेजा जाता है, संदेश, कि आप तो तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अब तुम युद्ध करना चाहते हो या तो फिर मुझसे संधि करना चाहते हो। अगर संधि युद्ध करना चाहते हो तो भी ठीक है, संधि करना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर संधि करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, तो वह ध्रुव स्वामी और सभी सामंतों की पत्नियों को मांग करता है। तो वह कहते हैं कि वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामी का ... रुक कर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देता है, विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वो ... अर्थात वो महादेवी को मांगता है। रामगुप्त, क्या कहते हैं अमात्य, क्या कहते हो अमात्य, वह क्या महादेवी को मांगता है। शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर के, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तो उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हूँ महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्तकाल साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है। क्योंकि ध्रुव स्वामी को यहाँ बुरा लगता है। ध्रुव स्वामी जो समुद्रगुप्त का विजय यात्रा था, तो विजय यात्रा में वो उसको उपहार स्वरूप भेजा गया था गुप्त साम्राज्य को। तो गुप्त साम्राज्य को इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो चंद्रगुप्त को देख करके पसंद कर ली थी। चंद्रगुप्त से उसकी विवाह तय हो गई थी, वो इसलिए खुशी खुशी इसका आई थी। लेकिन जब वो पता चलता कि उसे सकराज उसकी मांग कर रहा है, उसे वो मांग रहा है उपहार स्वरूप, तो वो बहुत गुस्से हो जाती हैं और वो कहती है, क्या वो गुस्सा में कहती है, क्या ये जो गुप्त साम्राज्य है वो कि स्त्रियों के आदान प्रदान से ही बड़ा हुआ है।
समुद्र रामगुप्त झेप छेप कर हंसता हुआ है। बताइए अमात्य जी, यानी इस निर्लज को इतना ही नहीं पता है कि मैं बोलूं क्या नहीं करूं। है हंस रहा है। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, मैं जानना चाहती हूं कि किसने सुख दुख में मेरे साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की थी। जब विवाह होता है तो अग्नि पे 7 फेरे होते हैं, तो राक्षस विवाह ध्रुव स्वामी से जबरदस्ती रामगुप्त ने किया था। वह अग्नि के पास, उनके पास फेरा लिए ही होंगे, क्योंकि विवाह का मतलब ही होता है अग्नि देवता से विवाह लेना। 7 फेरे और 7 कस्में दी जाती है। तो वही रामगुप्त, फिर रामगुप्त कहते हैं चारों ओर देखकर, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं। शिखर स्वामी, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। यह देखिए पंक्ति में हो, तो राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमारों, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। ध्रुव स्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। एक पंक्ति देखिएगा यहाँ महत्वपूर्ण आ गया, क्या यह जो रेड जो दिया वो महत्वपूर्ण पंक्ति। क्या कहते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान, वो दासियों के साथ चले जाते हैं। अब बच जाते हैं ध्रुव स्वामी और रामगुप्त। ध्रुव स्वामी कहता है, अकेले एकांत में उसको बुलाती हैं और बुला करके एकांत ध्रुव स्वामी करती हैं, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्तित्व का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कहती हैं। क्या कहती हैं यह बात, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की वह बात करती हैं कि राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नष्ट होने पर फिर नहीं कुछ मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता है। रामगुप्त घबराकर, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी रानी भी नहीं हो। फिर ध्रुव स्वामी खड़ी होकर रोष में, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे उसका पैर पकड़ के घुटने पे आकर कहती कि मेरा जो है घमंड चूर हो गया है, मैं अब जो है तुम मेरी रक्षा करो। पुरुष का धर्म होता है स्त्री की रक्षा करना। हमारी मान प्रतिष्ठा अगर चले जाएगी तो मैं फिर कहीं का नहीं रहूंगा। फिर ध्रुव स्वामी खड़े होकर, जब वो कहते हैं तुम हटो, तुमको कोई मतलब नहीं है तुमसे, तो फिर ध्रुव स्वामी खड़े होकर गुस्से में, रोष में कहती है, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। रामगुप्त को क्लीव शब्द से संबोधित किसने सबसे पहले किया? तो ध्रुव स्वामी ने किया। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं कि क्लीव को सबसे पहले किसने रामगुप्त को संबोधित किया? तो किसने किया? सबसे पहले ध्रुव स्वामी ने किया, बाद में जो है अमात्य ने किया है। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार देने की वस्तु सीलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। और राशना की कृपान से निकाल लेती है। और वो क्या होती है, सहसा अपने कृपान को, वो जो छोटा छुरी रखा हुआ रहता है, वो निकाल लेती हैं। तो एक यहाँ महत्वपूर्ण पंक्ति क्या आ गया, जो कि हमेशा पूछा जाता है और पूछा गया, मैं उपहार में देने की वस्तु सीलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। रामगुप्त जब वो कटार निकालती है, कृपान निकालती है, तो वो भयभीत होकर पीछे हट जाता। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामी, छी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, तो उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूंगी।
रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने से उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता, वो क्या होता, डर के मारे भागता हुआ निकल जाता। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वासन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे पंक्तियां हैं ये लोग नहीं समझते कि महत्वपूर्ण है। मिलान में अक्सर पूछ दिया जाता, पंक्ति दे दिया जाता और इधर पात्र के नाम दे देते, मिलान करिए, उसमें इंसान कंफ्यूज कर जाता है। तो इसलिए इस सब चीज को याद रखिएगा। किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूं? सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। फिर चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या वे कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह बात जो काफी महत्वपूर्ण, यह बीबीआई इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या जीवन विश्व की संपत्ति है? जीवन जो है विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या वह की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त को लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हैं? सुनो भी। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए मेरी शिविका के साथ। चामर सुसज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? यह बात कहीं ना कहीं इन डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कह देती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वही कहती हैं कि तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था। चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे सख्त शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंख से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास है महादेवी? ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। चंद्रगुप्त गुस्से और आवेश में आ जाता, यह नहीं हो सकता। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, आमत्य तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारा सहयोग, हिजड़े का भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊं। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। देखिए, एक बात यहाँ खुल करके इंपॉर्टेंट आया है, वह पंक्ति हम देखेंगे। क्या कहता है कि हाँ, तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हिजड़ा ही जो था वो अर्धनारीश्वर था। अब बोना कुबड़ा को लग रहा था ये पुरुष है, हिजड़े की तरह, ये स्त्री की तरह ये साड़ी पहन के घूम रहा है, तो वहीं से इसको प्रेरणा मिलता है। ध्रुव स्वामिनी फिर कहती हैं चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। रामगुप्त, यह कैसी निर्लजता है, क्योंकि रामगुप्त और शिखर स्वामी वहीं रहते हैं। तो वह जब वो चंद्रगुप्त को पकड़ती हैं तो वह कहती है, यह कैसी निर्लजता है। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। रामगुप्त के कानों में शिखर स्वामी क्या कहता है कि इसे जाने दीजिए, अगर मर गया तो ठीक ही है, और नहीं मरा तो जो है संधि, उसके अनुसार संधि हो जाएगा, और कहीं विजय हुआ तो नाम हम सबका होगा। शिखर स्वामी, राजा धीराज, आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बात कर रहे हैं। ध्रुव स्वामी, तो कुमार, हम लोग को चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती है। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का भी प्रस्थान हो जाता है। चंद्रगुप्त पुनः प्रवेश करता, तैयार व्यार होकर के जाने के लिए। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं। चंद्रगुप्त,
वो कहती हैं कि नहीं नहीं, वो कहती हैं प्रस्तुत हैं, और फिर वो चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामी जाने के लिए जिद करने लगती हैं। तो चंद्रगुप्त कहता नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामी कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो ना? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा, तो फिर क्यों ना हो हम दोनों ही चलेंगे। तुम्हारा वह ध्रुव स्वामी कभी ध्रुव स्वामी ही ना देखे तो किस काम का। सामंत कुमार के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलघर हो, बिजली से उनका खेल चले। पैरों के नीचे जलघर हो, बिजली से उनका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। यह गीत गाती हुई कौन प्रवेश करती हैं? मंदाकिनी करती हैं। इस पंक्ति को भी आप लोग याद रखिएगा कि पैरों के नीचे जलघर और बिजली से उनका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है और पट छेप होता है। अब द्वितीय अंक प्रारंभ हो जाता है। एक दुर्ग के गंभीर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दलाना, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में दो खंभे खुले हुए, उनके दोनों ओर मोटे चित्र बने हुए, तिब्बती ढंग की रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे, लताएं, फूल और लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा, यह जो कहा है वह सकराज के शिविर की बात कर रहा है। यह रामगुप्त का जो कहानी खत्म हो गया, अब सकराज की बात यहाँ से प्रारंभ होती है। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य का आवरण डाल देता है। गीत गाती हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यह गीत जो है कौन गाती है? कोमा गाती है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठे घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर सब, कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पति कहाँ से आया। यह जो गीत कौन गाता है? वो कोमा गाती है। चुप होकर आंख बंद किए तन्मय होकर बैठ रही जाती और सकराज का वहां प्रवेश हो जाता है। सकराज, मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन के प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसमें उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकराज एक काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ कहता है, जो काफी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियम समझता हूँ। यह PYQ में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और PYQ दोनों के दृष्टिकोण से ये पंक्ति बहुत ही जरूरी है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था, कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। दिग्विजय के लिए कौन निकला था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है वो बर्बर को मार देता है और कहता है सकराज जो भी है वो बहुत बर्बर होते हैं, उन्हें वो समाप्त कर देता है, वो युद्ध में उसे विजित कर देता है। इसलिए कहता है दिग्विजय का झंडा लेकर, ध्वज लेकर मैं ही नहीं निकला था समुद्रगुप्त का। इसीलिए इसका कहने का तात्पर्य कि समुद्रगुप्त ने ही इस युद्ध का आगाज किया था। अभाग्यमयी लघुता से मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? कोमा छोटा सा मंच रख देती हैं और चली जाती हैं। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश होता। सकराज कहता है खिंगल से, कहो क्या समाचार है? तो खिंगल जो होता है वो दूत के द्वारा लाए गए समाचार को कहने के लिए आता है। तो वही सकराज जब देखता खिंगल का प्रवेश होता, खिंगिल का, तो वो कहता कहो क्या समाचार है? स्वर्ण के कलश में मंदिर
स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। कोमा जो होती है वह मंच के पीछे खड़ी हो जाती है और चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहता है। खिंगल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया है और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है क्योंकि कोमा भी एक स्त्री है और ध्रुव स्वामिनी भी एक स्त्री। यह बात कोमा को अच्छा नहीं लगता है कि सकराज, क्योंकि कोमा जो है वो प्रेम करती है सकराज से। उसे लगता है कि क्योंकि ध्रुव स्वामिनी भी एक महारानी है, तो उसे लग रहा है कि संधि के तहत ध्रुव स्वामिनी से विवाह करेंगे, मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चौंक उठती हैं और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज फिर कहता है, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों के स्वर्गीय आत्माएं जो सकराज के यानी कि वंशज होंगे, पिता जो भी उनके भाई जो भी युद्ध में समुद्रगुप्त के युद्ध में मारे गए होंगे, वही उनके विषय में कहते हैं। आज देवपुत्र के स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों की यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली हैं, वही समुद्रगुप्त के वंशज के दृष्टि में हम लोग क्या है, जंगली हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, और फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता का भी अनुकूल होगा। खिंगल चली जाती हैं और नर्तकियों को वो भेजते, नर्तकियां नाचते गाती हुई प्रवेश करती हैं और वो गान करती हैं। क्या गाती हैं? अस्ताचल पर युक्ति संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। अस्ताचल पर युक्ति संध्या की खाली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। नर्तकियां फिर जाने लगती है और खिंगल का पुनः प्रवेश होता है। दुर्ग तोरण की सेविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें ले आओ। मतलब ये जो सेविकाएं जो वो चंद्रगुप्त जो ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करके वो आती हैं, तो वही कहते हैं सेविका आ गई हैं। सकराज खुश होता है इस बात को सुनकर, गर्व से कहता है, तब विलंब क्यों, देर क्यों हो रहा है, उन्हें अभी ले आओ। खिंगिल विनय पूर्वक कहता, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। सकराज हंसता हुआ, अच्छा, मध्यस्थ न हो, तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जियो। खिंगल का फिर प्रस्थान हो जाता है। कोमा अचानक से आ जाती है। कोमा क्या होता है, सहसा कोमा का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि वो कोमा पीछे ही खड़ी रहती है। अचानक कोमा कहती है, महाराज मुझे क्या आज्ञा है। सकराज चौंक करके, क्योंकि सकराज को नहीं पता था कि वो जो कोमा है वो मंच के पीछे ही जस्ट खड़ी हुई है छिप करके। अरे तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था। कोमा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से वह व्यंग करती है कि नई रानी, क्योंकि वो ध्रुव स्वामिनी की बात जब कहता है कि ध्रुव स्वामिनी आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी, तो वह कोमा को लगने लगता है कि महाराज अब हमसे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी वो जो किसने की राजपुत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगला महारानी यहाँ बन जाएंगे। तो वह कह रहे हैं कि नई महारानी के आने से प्रसन्नता से तुम मुझे भूल गए हो। सकराज झुंझलाकर, तुम आश्चर्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों सी बातें कर रही हो। वे मेरे पिता तुल्य हैं, यानी कि वो पिता नहीं है लेकिन वो पिता तुल्य हैं। उन्हीं के शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वही मुझे भी रुचनी चाहिए। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराज चौंक कर, नहीं कोमा, यह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूं। क्योंकि यह कोमा को लगने लगा था वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा, वो ध्रुव स्वामिनी को बुला रही है क्योंकि वो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करने लगे हैं। कोमा, मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं, दृढ़ता से, बहुत सोच समझ के, शांति धैर्य पूर्वक कहती हैं, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। एक नारी को यहाँ होना चाहिए, तो एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। काफी महत्वपूर्ण ये बात कहती हैं और ये PYQ में भी पूछा गया है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता।
वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश हो जाता है। सकराज संप्रभ से खड़ा होकर धर्म पूज्य मैं वंदना करता हूँ। क्या तो धर्म पूज्य मैं वंदना करता हूँ, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखते, बेटी मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों? मिहिरदेव, राजा, स्त्रियों का स्नेह स्वभाव, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमा, किंतु एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या कहती हैं? मिहिरदेव कहता है, राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। यह जो पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है और PYQ में भी यहाँ से भी पूछा जा चुका है कि स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी BBI है और PYQ में भी पूछा गया है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में एक स्वर्ग ज्योति निवास है। यह कह के सकराज गुस्से में क्या होता है, वो बहुत गुस्से में होता है और वह सकराज वहां से प्रस्थान कर जाता है। सकराज जो है वह प्रस्थान कर जाता है तो वो कोमा और मिहिरदेव बचता है। फिर कोमा कहती है, तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंखें बंद कर लेने में मेरे ही पैरों से उछल गई। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। सकराज प्रवेश करके, कोमा, क्योंकि वह मिहिरदेव कोमा को ले जाने की बात कहता है, तो वह सकराज जो है वो अचानक से प्रवेश करके कहता कोमा। उसको डरने लगने लगता कि कोमा चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। खिनोकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो टूट गई, उसके कसम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। कोमा, जाती हूं महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? सकराज, हाँ कह दो, यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई आ न पावे। प्रहरी जाता सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे, ध्रुव स्वामी स्वर खचित उत्तरीय में शब अडिग छिपाए हुए आती हैं, केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न की चेष्टा दिखाई देता है। ध्रुव स्वामी आकर के जब वह सकराज अकेले रहता है शिविर में और ध्रुव स्वामी आके कहती हैं, मैं आ गई हूं। और ध्रुव स्वामी के साथ चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामी के वेश में आया हुआ रहता है। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामी कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों ओर देखता है। सकराज फिर कहता है, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखते। क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। ध्रुव स्वामी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है, तुर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है। चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेते हैं। सकराज चकित, हैं, यह तुम कौन प्रवंचक हो? चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान।
सकराज की कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु, युद्ध होता है और सकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल, ध्रुव स्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर में ध्रुव स्वामी की जय हो, और पटक्षेप यानी कि अंक 2 समाप्त हो जाता है। अब अंक जो है तीसरा है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम तृतीय अंक को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण कथन को भी देखेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से हैं। उनको मैंने सभी कथनों को अलग से रख दिया। आज क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। यह मिशन जेआरएफ 2025 है। यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है। आप यहां से चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें यहाँ हमारे ग्रुप पे दिन भर में 2 से 3 बार 4 बार समय के अनुसार क्यूज किया जाता है। और यहाँ जो क्यूज किया जाता है वो टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज किया जाता है, यूनिट बाय यूनिट क्यूज किया जाता है, मिक्स क्यूज भी किया जाता है, PYV क्यूज किया जाता है। और परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए हुए सारे प्रश्न रहते हैं। अगर और फिर भी अब हमसे वहां से नहीं जुड़ सकते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7643007052। आप यहां से भी आप हमसे व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, जिससे मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकेंगे। चलिए आज का क्लास समाप्त यहीं होता है। जय हिंद।